Good morning everyone. Welcome in our YouTube channel Srimati Maharadevi Tapadia Girls College Jaswantgarh. Today's our discussion topic is the micro comparative study. लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने माइक्रोस्टैटिक के बारे में बात करी थी, व्यष्टि स्थैतिक के बारे में। आज का हमारा जो दूसरा जो डिस्कस का टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है उसका माइक्रो कंपैरेटिव व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति। व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिक लास्ट वीडियो अपना था, जिसके बारे में आपने जाना कि व्यष्टि का संतुलन किस तरीके से एडजस्ट रहता है। जब तक कि अर्थव्यवस्था में कोई नया चेंज नहीं हो तब तक संतुलन की स्थिति वो ही लंबे समय तक क्या है बनी रहती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जब संतुलन भंग हो जाए तो उस कंडीशन में व्यष्टि क्या स्थिति रहती है। तो इस टॉपिक पे ही चलते हैं हमारे माइक्रो कंपैरेटिव स्टडी। जैसा इसका नाम है व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति, तो इसमें एक व्यष्टि के अलग अलग संतुलन बिंदुओं की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो जब तुलना होगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमें मांग और पूर्ति में और कहीं न कहीं हमें जो प्राइस है या हमारा जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन है, ठीक, उसमें कहीं न कहीं हमें चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन ये होता कैसे है, जो हम बात कर रहे हैं कि तुलना कब करेंगे, तो तुलना तब करेंगे जब हमारे पास दो संतुलन बिंदु हो। एक संतुलन बिंदुओं के बीच में कभी तुलना नहीं होती है। तुलना के लिए हमें दो टॉपिक चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि तुलना के लिए चाहिए दो टॉपिक। यदि हम बात करें कि ये एक स्टूडेंट है और ये एक स्टूडेंट है, दोनों में से कौन सा ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो तुलना दो होंगे तभी कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से जब हमारे संतुलन दो होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे। अब संतुलन दो कैसे होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पुराने संतुलन पर लेके चलता हूं। आपने लास्ट वीडियो में देखा था हमने वो 122 खींचा, इधर लिखी हमने प्राइस, इधर डिमांड एंड सप्लाई, या इसको एक ही लाइन में क्वांटिटी के रूप में भी लिख सकते हैं, या इसको डिमांड एंड जो सप्लाई है उसके रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक संतुलन में क्या था, एक मांग और एक पूर्ति वक्र था। ये हमारा डीडी मांग वक्र था, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड इसकी कंडीशन होती है। फिर हमने देखा था सप्लाई वक्र एसएस था हमारा, लेफ्ट टू अपवर्ड इसकी पोजीशन होती है। क्यों होती है, इसके रूल्स है। नेक्स्ट जो रूल्स आएंगे तब आपको बताएंगे कि इनकी कंडीशन ऐसी क्यों होती है। तो जहां ये एक दूसरे को काटते हैं वहां इस वस्तु की प्राइस और क्वांटिटी का डिक्लेरेशन होता है, निर्धारण होता है। और जहां ये निर्धारण होता है उसको हम बोलते हैं ई का मतलब होता है साम्य, इक्विलिब्रियम, ठीक है। हिंदी में इसको साम्य बोलते हैं और इसका जो इंग्लिश का नाम हुआ है इक्विलिब्रियम, यानी साम्य या संतुलन भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारा जो इक्विलिब्रियम है, ये साम्य है। ये कैसे तय हो रहा है, जब मांग और पूर्ति दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये आपने लास्ट देखा था। अब हम कंपेयर कैसे करें। अर्थव्यवस्था में जब चेंज हो जाता है, किसी न किसी प्रकार का छोटा मोटा जब चेंज हो जाए तो क्या होगा, या तो कहीं न कहीं डिमांड इफेक्ट होगी या कहीं न कहीं सप्लाई चेंज हो जाएगी। तो इन दोनों में किसी में भी चेंज हो जाता है तो हमारा क्या है, नया इक्विलिब्रियम आ जाता है, नया साम्य आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको वो चेंज करके दिखाता हूँ। जैसा हमारा टॉपिक है व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति, तो इसमें एक जो व्यक्ति होता है या एक व्यष्टि होता है, उसके दो अलग अलग संतुलन बिंदुओं के हम बारे में बात करते हैं, दोनों के बीच में तुलना की जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति कहते हैं। तो व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति का यदि सिंपली अर्थ समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति के दो अलग अलग संतुलन बिंदुओं के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, जब तुलना करेंगे, तो हम इसे क्या कहते हैं, व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति कहते हैं। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग संतुलन हो सकते हैं। तो वो संतुलन किस तरीके से हो, किसी समय में ये संतुलन है लेकिन किसी समय में किसी
मांग या पूर्ति यानी इन दोनों में से किसी एक तत्व में कोई परिवर्तन हो जाता है या दोनों में हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि नया संतुलन भी बन गया है। तो हम क्या करेंगे, एक नया संतुलन और दिखाएंगे जिससे कि आप समझ पाओगे कि इसके बीच में कंपैरिजन कैसे करें, तुलना कैसे करें। तो ये मानते हैं कि डिमांड बढ़ गई है किसी कारण से, तो मैं डिमांड का नया वक्र खींचता हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि डिमांड में चेंज हो गया है। तो ये D1 नया वक्र बन गया है। तो अब नई डिमांड बनने से अब जो हमारा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, जैसे कि हमने बनाया साम्य वहां होता है जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटे। अब हमारा जो नया इक्विलिब्रियम है वो कहाँ होगा, वो यहाँ होगा, क्योंकि सप्लाई में कोई चीज नहीं हुआ, सप्लाई वही है लेकिन डिमांड में नया चीज आ गया, तो ये एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको इधर दोनों साइड में मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि नई प्राइस और नई क्वांटिटी क्या तय होगी। ये नई क्वांटिटी Q1 और नया प्राइस है जो लगभग ये है P1 नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से, और इसको नाम देंगे P1। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नया संतुलन किस तरीके से बन रहा है। जब मांग और पूर्ति किसी एक में यदि चेंज हो जाता है, हमने किसमें कर दिया है, मांग में कर दिया है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक में आपको चेंज करना है, दोनों में भी हो सकता है, लेकिन संतुलन बदल जाएगा। तो आपको किसी एक में चेंज करके दिखाना है, जैसे कि हमने किसने की, हमने डिमांड में चेंज कर दिया, ठीक है, किसी कारण से समय के प्रभावी होने से ये जो मांग परिवर्तित हो गई, इससे नया संतुलन क्या है, नया संतुलन E1 पर आ गया है, ठीक है, डिमांड पर। E1 पे हम देख रहे हैं कि नई प्राइस OP1 तय हो रही है और नई क्वांटिटी क्या तय हो रही है, OQ1 तय हो रही है। अब ये E और E1 दोनों संतुलन के बीच में हम तुलना करेंगे, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी कहेंगे। इसमें उन सभी चीजों का विश्लेषण किया जाएगा कि ये संतुलन यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, इसमें कौन कौन से फैक्टर क्रियाशील थे यानी एक्टिव थे, और किन फैक्टर की वजह से, किन कारण जो तत्वों की वजह से ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है। इसमें डिमांड में चेंज हुआ है या प्राइस में चेंज हुआ है या मार्केट में फैशन चेंज हो गया है या लोगों की जो इंटरेस्ट है यानी रुचि है वो चेंज हो गई है, लोगों की पसंद है इसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो चेंज हो गई है। तो किसी न किसी फैक्टर का, या पॉपुलेशन बढ़ गई या कुछ और हो गया है या प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब है कि अब ये देखा जाता है अर्थव्यवस्था में कि किन कारण से यहाँ पहुँचा गया है। तो उन सभी कारणों का क्या है, अध्ययन किया जाता है, और दोनों के बीच में जब तुलना की जाए कि ये यहाँ से यहाँ क्यों पहुँचा है, कौन सा बेटर था, कौन सा क्या था, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो इन दोनों के बीच में जब तुलना की जाएगी तो हम इसे क्या कहेंगे, व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी कहेंगे। तो आपको इतना ही बताना होता है इसमें कि जब दो संतुलन बिंदु बन जाते हैं, यानी किसी कारण से डिमांड या जो सप्लाई है इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज हो जाता है, तो आप नया इक्विलिब्रियम देखते हो, संतुलन देखते हो, जैसे कि E1 हमारा नया साम्य संतुलन या इक्विलिब्रियम है। तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि E से E1 पे कैसे पहुंचा है, कौन कौन से जो फैक्टर है यहाँ तक पहुंचाने में एक्टिव थे, उन सभी के जब बारे में बात करी जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी कहेंगे। तो जब दो संतुलन बिंदुओं के बीच में तुलना की जाती है तो बोलो और क्या कहते हैं उसको, व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। ये टॉपिक इतना ही था। अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। तो सबसे पहले हम OX OY पे क्या लिखा जाता है उसके बारे में लिखना चाहिए। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने लिखा था, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको समझाऊंगा केवल। OX पे क्या लिखना है, OX पे लिखना है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो कि इधर क्या शो किया जा रहा है, यहाँ मांग और पूर्ति को शो किया जा रहा है, ठीक है। OY पे हम क्या देख रहे हैं, OY पे कहेंगे कि हम प्राइस को शो कर रहे हैं, यानी कीमत को दर्शाया गया है, ऐसे लिखना है आपको सभी को, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे। उसके बाद में बताना आपको E क्या है, E क्या है, E कहेंगे E इज इक्विलिब्रियम, E संतुलन है, वेयर डिक्लेयर्ड दैट प्राइस एंड क्वांटिटी, वहां क्या निर्धारित होता है, किसी वस्तु की प्राइस और क्वांटिटी को डिक्लेयर किया जा रहा है, निर्धारित किया जा रहा है। एक मैं लिख के दिखा देता हूं आपको कि E संतुलन है या इक्विलिब्रियम है जहां OP कीमत पर OQ मात्रा का निर्धारण हो रहा है।
ठीक है। और किस कारण हो रहा है तो इसमें बताएंगे, क्योंकि जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को काट रहे हैं, ये भी इसका कारण है। क्योंकि इसको लिखिए, क्योंकि मांग एवं पूर्ति वक्र इस स्तर पर एक दूसरे को काटते हैं या बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि एक दूसरे को काटते हैं, ये भी इसमें लिखा जा सकता है। और साथ में भी एक दूसरे के बराबर, तो काटते हैं ना वही ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए ये भी लिख सकते हैं इसमें। तो क्योंकि एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसीलिए यहाँ क्या है, संतुलन तय हो रहा है। और ये संतुलन क्या बता रहा है कि इस वस्तु की ओपी कीमत पर ओक्यू मात्रा का निर्धारण हो रहा है, कि ये इस कीमत पे इतनी मात्रा मिल रही है, इसका मतलब ये है। इसके बाद हम यदि बात करें दूसरे, और इसके बारे में लास्ट वीडियो में देखा, सबसे OX पे दर्शाना है, ये VD क्या है, SS क्या है, इनके बारे में लिखना होता है हमें, ये भी साथ में लिख सकते हो। VD क्या है, SS क्या है, ठीक है। VD क्या है, मांग वक्र है, SS सप्लाई वक्र है, और D1 क्या है, D1 के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे ये नया डिमांड कर्व है, ठीक है, न्यू डिमांड कर्व। तो D1 इज न्यू डिमांड कर्व, DD डिमांड कर्व, SS सप्लाई कर्व। OX पे क्या शो किया जा रहा है, हम दिखाएंगे डिमांड एंड सप्लाई में लिखेंगे, मांग और पूर्ति को दर्शाया गया है, यहाँ कीमत को दर्शाया गया है, मांग वक्र है, पूर्ति वक्र है, नया मांग वक्र, ये आप इसमें आप साथ में इनके आगे लिखोगे, ठीक है। अब ये तो बात, उसके बाद में लिखेंगे E1 इज न्यू इक्विलिब्रियम। E1 क्या है, नया साम्य है, नया संतुलन है, जहां हम लिखेंगे नया साम्य है, न्यू इक्विलिब्रियम है, जहां क्या डिक्लेरेशन हो रहा है, जहां OP1 प्राइस पर OQ1 मात्रा का डिक्लेरेशन हो रहा है, निर्धारण हो रहा है, जहां OP1 कीमत पर OQ1 मात्रा का निर्धारण हो रहा है। तो ये इसमें हमने लिखना होगा। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, लिखेंगे जब E और E1, ठीक है, जब E और E1 के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक कहेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूं इसे, तथा जब E एंड E1 के बीच तुलना की जाती है, तो इसे हम व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिक या स्थितिकी दोनों एक ही बात है, ठीक है, इसको स्थितिकी कहते हैं। तो यहाँ आपको कई जगह व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिक और व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी भी लिखा सकता है, तो एक ही बात होती है, इसमें ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को डिस्क्राइब करोगे, और इसके अलावा और भी आप इसको देख करके और भी चीज़ें लिख सकते हो। जितने हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, बात करी थी, वो सारे के सारे इसमें लिखने होते हैं। बट बेसिक रूप से इतना तो आपको याद होना चाहिए। याद क्या, इसको देख के लिखना चाहिए आपको। तो ये चीज़ें तो आपको क्या होगी, लिखनी होगी। तो इस तरीके से हमने आज अपना दूसरा टॉपिक क्लियर किया है। तो इसको आप नोट्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जब भी बनाए जाते हैं तो हमें हमेशा
स्केल का प्रयोग करना चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अच्छे से वो लाइनें सीधी हो। ठीक है, यदि आप लाइनें सीधी नहीं खींचते हो कॉपी में तो अच्छा नहीं लगता है। तो आज का टॉपिक फिर इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नहीं किया है तो।